हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रीलिम्स डोज यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे एक हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, आप इससे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आज के टॉपिक्स देख लो। GS1 में कुछ नहीं है हमारे पास। GS2 में हम बात करेंगे गवर्नेंस में सेक्शन 295A की पीएम फोटो ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो देखो, बहुत बवाल मचता है, बहुत कंट्रोवर्सीज होती है कि एडवर्टाइजमेंट में पीएम की फोटो हर बार क्यों होती है। इसके बारे में बात करेंगे। GS3 में डिफेंस में एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजाहा 4, इसके बारे में बात करेंगे। साइंस एंड टेक में बात करेंगे चाइना रॉकेट क्रैश की और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, चाइनीज रॉकेट क्रैश एंड द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड री एंट्री। तो देखो, हुआ यूं है कि लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B ये चाइना का रॉकेट है। ये गिरा है बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड तरीके से अर्थ पे, और ये तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे ये किसी चीज पे, किसी हैबिटेटेड एरिया में नहीं गया, किसी यहाँ पे जान या माल का खतरा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये गिरा है इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच में। लेकिन यहाँ पे हफ्ते भर से ये एंग्जाइटी चल रही थी कि ये कहाँ गिरेगा, क्योंकि पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड यहाँ पे ये गिर रहा था। अब देखो, यहाँ पे इसके कारण बहुत ज्यादा निंदा हुई है चाइना की कि चाइना किस तरह से अपने रॉकेट्स बनाता है। चाइना सिर्फ इस होड़ में है कि मुझे स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना है। चाइना को कोई लेना देना नहीं है कि नीचे जमीन पर, अर्थ पर उसके रॉकेट्स के कारण किस किस को भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो दो सिनेरियो होते हैं, ठीक है। दो सिनेरियो इस तरह के होते हैं कि पहला तो सिनेरियो ये होता है कि जो रॉकेट होता है वो एक तो कोर मटेरियल का बना होता है, हैवी पीसेस होते हैं। अब कई बार क्या होता है, रॉकेट जो है, जैसे ऑर्बिट में आपको किसी सैटेलाइट को डालना है, भेजना है, तो रॉकेट जो है कई बार क्या होता है, ऑर्बिट के पहले ही यहाँ पे पेलोड को अलग कर देता है, सैटेलाइट को अलग कर देता है और खुद ऑर्बिट में नहीं घुसता। ऐसे में उसको वापस से लेकर आना अर्थ पे सेफली, सेफ ट्रेजेक्ट्री के थ्रू आसान रहता है। इसीलिए ये काम आसान होता है कि आप उसको पेलोड को पहले ही अलग कर दो, ऑर्बिट में घुसा ही नहीं आपका लॉन्चर। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका ऑर्बिट में लॉन्चर घुस गया, ठीक है, एक बार ऑर्बिट में आ गया, उसके बाद उसको वापस लाना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। उसको ऑर्बिट से हटाने का, डी मैन्यूवर करने का कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, और उसको वापस लाने का कंट्रोल तरीके से उसका भी कॉस्ट ज्यादा लगता है। बाकी कंट्रीज क्या करती हैं, बाकी कंट्रीज यहाँ पे जैसे मान लो कोई सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी, तो सैटेलाइट जो है ये एटमॉस्फेयर का अपर एंड है। एटमॉस्फेयर के अपर एंड को जैसे ही क्रॉस करती है ये सैटेलाइट, तो लॉन्चर जो है वो अलग हो जाता है और पेलोड ऊपर जाता है विद इन एक्स्ट्रा इंजन, ठीक है। इस तरह का काम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि पेलोड पहले ही अलग हो गया और यहाँ पे ऑर्बिट में नहीं घुसा था, इसीलिए इसको सेफली इजेक्ट कर पाना आसान होता है। लेकिन चाइना क्या करता है कि एक्स्ट्रा इंजन का खर्चा बचाना है, तो क्या करता है चाइना कि यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च करी और यही पेलोड उसको ऑर्बिट तक लेकर गया और ऑर्बिट में ही लॉन्चर भी घुस गया, रॉकेट भी ऑर्बिट में ही घुस गया। अब जब रॉकेट ये यहाँ से अलग होता है तो अनकंट्रोल्ड तरीके से गिरता है, क्योंकि चाइना उस पर भी पैसे नहीं खर्च कर रहा। तो कुल मिलाकर चाइना हर जगह से पैसे बचा रहा है और उस चक्कर में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जाने खतरे में है। अब यहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2020 में भी चाइना का एक लॉन्ग मार्च 5B यहाँ पे रॉकेट था, वो यहाँ पे आइवरी कोस्ट पे जाके गिरा था। इसके अलावा 2021 में भी चाइना का रॉकेट जो था वो इंडियन ओशन में मालदीव्स के बहुत करीब से गिरा था, ठीक है। इसके अलावा देखो, पहले भी क्या हुआ है, रशिया के भी रॉकेट इस तरह से गिरे हैं, यूएस का भी गिरा है। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्पनसेशन इनको देना पड़ता है। एक कन्वेंशन है, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। ये जो 1972 का कन्वेंशन है, ये यहाँ पे गवर्न करता है कि अगर किसी कंट्री का जो पेलोड है या स्पेस प्रोजेक्ट है वो गिरता है नीचे अर्थ पे और किसी को यहाँ पे नुकसान होता है, किसी भी दूसरी टेरिटरी पे गिरता है, तो आपको जो लॉन्चिंग कंट्री है उसको यहाँ पे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया पे गिरा था यहाँ पे एक जो स्पेस डेब्रिस है वो गिरा था स्काईलैब का, ऑस्ट्रेलिया पे, वो था यूएस का, ठीक है, यूएस का स्काईलैब था, उसके डेब्रिस यहाँ गिरा था। तो यहाँ पे यूएस जो ऑस्ट्रेलिया की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कॉम्पनसेशन लिया। वैसे ही कनाडा के ऊपर गिरा था सोवियत रशिया का एक डेब्रिस, तो उन्होंने तो लगभग 3 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स लिए थे रशिया से, ठीक है। तो इतना कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे कुछ ट्रीटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन की ट्रीटीज हैं जो कि गवर्न करती हैं स्पेस को, स्पेस के जो भी लॉज हैं उनको। तो 3 ट्रीटीज हैं और ये ट्रीटीज बनाई है किसने, यहाँ पे देखो, यूएन कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इस कमिटी ने ये बनाई है यूएन ट्रीटीज। और यहाँ पे 3 ट्रीटीज हैं। पहली है आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967,
दूसरी है लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972 और तीसरा है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1976। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो ये बोलती है कि अगर आप स्पेस में कोई भी चीज भेजते हो, कोई भी एक्सप्लोरेशन करते हो, यूज करते हो, तो आपको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। दूसरा लाइबिलिटी कन्वेंशन, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं गिरता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो भी आप कंपोनेंट्स को भेजोगे आउटर स्पेस में उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर। इसके अलावा एक और सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। ये रिलेटेड है स्पेस डेब्रिस से। स्पेस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के आसपास जो ऑर्बिट है वहां पे हमने बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाई हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये सैटेलाइट जो है बहुत ज्यादा अबंडेंस में हो जाती है, और मान लो हमने कोई सैटेलाइट भेजी 10 साल के लिए काम करेगी, 10 साल के बाद क्या होगा, रिडंडेंट हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो वहीं घूमती रहेगी स्पेस में। तो इससे क्या हो रहा है, स्पेस में कचरा भी जमा हो रहा है इस तरह का जो किसी काम का नहीं है। तो ये कचरा ही स्पेस डेब्रिस है। और इसमें क्या होता है कि एक कचरा दूसरी यूजफुल चीज से टकराया तो उसको भी तोड़ दिया और उससे भी कचरा बन गया। तो ये जो कोलिजन है बढ़ते रहेंगे, कैस्केड होते रहेंगे, कोलिजन एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। इसी को केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि नासा के साइंटिस्ट जो डोनाल्ड केस्लर हैं, इन्होंने ही यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब ऑर्बिट में बहुत सारा स्पेस जंक हो जाता है तो क्या होता है, चेन रिएक्शन बन जाती है। कि क्या होगा कि ये एक टुकड़ा है स्पेस डेब्रिस का, वो जाके किसी सैटेलाइट से टकराया, ये सैटेलाइट को इसने तोड़ दिया, हिट कर दिया, और इससे भी कुछ टुकड़े निकले, और इन सभी ने जाके फिर सब जगह अलग अलग जगह पे तबाही मचाई। तो कुल मिला के एक के बाद एक के बाद एक कोलिजन बढ़ते जाएंगे। ओके, इसी को बोलते हैं कोलिजनल कैस्केडिंग। और अभी हमारे दुनिया को लगभग 30 से 40 साल और लगेंगे ये कैस्केडिंग ज्यादा देखने के लिए, लेकिन अभी भी हम कोई बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं केस्लर सिंड्रोम को? केस्लर सिंड्रोम को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय द पैसिवाइजेशन ऑफ ऑल स्पेसक्राफ्ट। अगर सारे स्पेसक्राफ्ट को हम पैसिव कर दें तो यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर जो भी स्पेसक्राफ्ट हमारे अब काम के नहीं है, रिडंडेंट हो गए हैं, तो उनका हम प्रॉपर डिस्पोजल स्ट्रेटजीज लेकर आए। इसके थ्रू केस्लर सिंड्रोम यहाँ पे अवॉइड हो सकता है। कुल मिला के हमको डेब्रिस प्रोडक्शन जो है उसको कट डाउन करना है, कम करना है। ओके, और इसी से हमारा जो केस्लर सिंड्रोम है वो रुक सकता है, अवॉइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा एक आर्टिकल है रिगार्डिंग ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच। तो ये ब्लास्फेमी और हेट स्पीच पे आर्टिकल क्यों है? ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा यानी कि अगर आप किसी के रिलीजन की, किसी के भगवान की यहाँ पे कंडेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, इंसल्ट करते हो, दैट इज ब्लास्फेमी। और दूसरा है हेट स्पीच। हेट स्पीच मतलब आपकी ऐसी कोई भी स्पीच, ऐसी कोई भी भाषा जिसके थ्रू दो कम्युनिटीज आपस में लड़ें, दो कम्युनिटीज के बीच में आपस में एनिमोसिटी प्रमोट हो, ये होती है हेट स्पीच। अब देखो, ब्लास्फेमी और हेट स्पीच न्यूज में इसीलिए क्योंकि अभी रिसेंटली नुपुर शर्मा का केस हुआ था, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे जो मोहम्मद पैगंबर जी हैं उनकी यहाँ पे निंदा की थी, तो वो किस चीज में आएगा? और उसको देखते हुए ब्लास्फेमी और हेट स्पीच के बीच में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल है। अब देखो, इंडिया में ब्लास्फेमी को लेकर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, लेकिन ब्लास्फेमी से ही मिलता जुलता एक सेक्शन है हमारे आईपीसी में, जो कि है 295A। सेक्शन 295A जो है आईपीसी का, वो यही बोलता है कि अगर हम किसी के रिलीजन की निंदा करते हैं, जबरदस्ती उसको इंसल्ट करते हैं, तो हमें, अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हम यहाँ पे हर्ट करते हैं, तो हमें जेल हो सकती है 3 साल तक की। दूसरा एक और हमारा सेक्शन है जो हेट स्पीच से रिलेटेड है, वो है 153A ऑफ आईपीसी। ये बोलता है कि अगर आप दो कम्युनिटीज के बीच में एनिमोसिटी फैलाते हो तो आपको यहाँ पे जेल हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन ये जो 295A है, ये कैसे आया? 1927 में एक केस हुआ था जहां पे एक ऑथर ने कुछ नेगेटिव सा लिख दिया मुस्लिम रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में। अब ये चीज कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने बोला देखो, इसने कहीं पे भी ऐसे दंगे फसाद तो नहीं करवाए हैं, ना ही इसके कारण किसी को हर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये 295A में तो नहीं आएगा, ये सेक्शन 153A में आएगा। और उस टाइम पे 295A भी नहीं था, तो उस टाइम पे जो सबसे पास में था वो था 153A, जो कि हेट स्पीच से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद बनता है 295A, ठीक है। और अच्छा, 295A की भी वैलिडिटी बार बार चेक होती, बार बार वेरीफाई करवाने की कोशिश करते हैं लोग। जैसे एक रामजी लाल मोदी केस है 1957 का, इसमें पिटिशनर्स ने कहा था कि ये जो लॉ है ये बहुत वाइड है और यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है इस लॉ का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये वैलिड है लॉ। क्यों वैलिड है? क्योंकि आर्टिकल 19 जो है, इसमें भी जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि आप जो है इन इन केसेस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रिलीजन के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो रिलीजन को, यहाँ पे रिलीजन की कोई इंसल्ट ना करे किसी भी रिलीजन की, उसके लिए सेक्शन 295A है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो ये लेजिस्लेशन है इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? तो देखो, इंटरप्रेट करने के लिए 2011 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो भी
अनलॉफुल एक्शन होगा या अनलॉफुल एक्शन जैसी कोई इंसाइटमेंट होती है उसको यहाँ पे पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि कब पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है किसी की स्पीच के कारण, और उस हिसाब से आप 295A या फिर 153A को यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी को पीनलाइज करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि क्या डिफरेंस है। तो देखो जो 295A है ना, बहुत ही ज्यादा वाइड है, इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है, इसीलिए बहुत डिस्पैरिटी है कि क्या ब्लेस्फेमी और क्या हेट स्पीच है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि क्या हेट स्पीच के केसेस बढ़ रहे हैं। तो देखो 2014 में सिर्फ 323 केसेस थे, लेकिन 2020 में लगभग 1800 केसेस हमारे देश में हैं हेट स्पीच के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दायरा बढ़ा लिया है हेट स्पीच का, ठीक है। छोटी सी बात होती है रिलीजन को लेकर, उसको भी हम हेट स्पीच में या फिर रिलीजियस इंसाइटमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो 295A जो है अब बहुत ज्यादा पीनलाइज कर रहा है, इनफैक्ट डिसेंट भी होता है ना, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता है उसको भी पीनलाइज करता है। तो जैसे कई सारी वेब सीरीज इसमें पीनलाइज हुई हैं, जैसे तांडव एक यहाँ पे वेब सीरीज है, उसको पीनलाइज किया गया कि आपने हमारे भगवान को गलत लाइट में दिखाया है। फिर कई सारे कॉमेडियंस को यहाँ पे पीनलाइज किया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रिलीजन का जिक्र किया था अपने कॉमेडी में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे रेगुलेशन हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन नहीं क्रिएट कर पाते कि क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन क्या है और रिलीजन के कारण किसी को इंसाइट करना, कम्युनिटीज को इंसाइट करना क्या है। तो हम अभी इसके फेयर यूज में चूक रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए ब्लास्फेमी के इंसिडेंट से। तो देखो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें आप किसी को भी रिलीजन को क्रिटिसाइज करने से नहीं रोक सकते। रिलीजन को क्रिटिसाइज करना अलग बात है, जैसे हम बात करें हिंदुइज्म में सती प्रथा गलत थी, ठीक है, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कि सती प्रथा गलत थी, चाहे लोग माने या ना माने, सती प्रथा गलत थी, ठीक है। वैसे ही मुस्लिम्स में भी, इस्लाम में भी कुछ गलत प्रैक्टिसेस है, उसको भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो रिलीजन में गलत प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, क्रिटिसाइज उसको किया जा सकता है मॉरल ग्राउंड्स पे। लेकिन उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करने से हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे दो कम्युनिटीज के बीच में हमने दुश्मनी पैदा कर दी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए ब्लास्फेमी को हमको अगर एड्रेस करना है तो इसके लिए एक फीजेबल सॉल्यूशन ये है कि एक थिन लाइन हमको बनानी पड़ेगी कि कौन सी चीज क्रिटिसाइज करना है किसी रिलीजन को या मॉरली उसको करेक्ट करना है, या फिर कौन सी चीज ऐसी है जो रिलीजन को आप इंसल्ट कर रहे हो और दो कम्युनिटीज को लड़वा रहे हो, ठीक है। तो ब्लास्फेमी और हेट स्पीच उन दोनों को कैटेगोरिकली डिवाइड करना बहुत जरूरी है। ओके, ये था आर्टिकल इस बारे में। और देखो यहाँ पे आर्टिकल 295A और 153A की हमने बात करी, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सेम चीज मैंने बताई आपको। ओके, आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी पावरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। अभी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आना चालू हुई हैं, जैसे मारुति हो गया, टोयोटो हो गया, होंडा हो गया, ये सब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल धीरे धीरे आना चालू हुए थे, अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, और ये किस पे बेस्ड है, इसमें ऐसा है कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर भी रहेगी, इलेक्ट्रिक मोटर भी रहेगी, और साथ में आपकी फ्यूल बेस्ड इंजन भी रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच में स्विचिंग होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। ओके, जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा कि एक तो आईसीई होगा यानी कि डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन होगा, और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक मोटर जिसपे आपकी गाड़ी चलेगी। ओके, और ये जो पूरा आपका अरेंजमेंट होगा ना, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर अकेले पावर्ड होगी, लेकिन साथ में जो बैटरीज होंगी उनको पावर मिलेगी इस फ्यूल बेस्ड बैटरी के थ्रू। ओके, तो ये जो पावर ट्रेन है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफी कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल व्हीकल से। अब इसमें क्या होता है, देखो पावर ट्रेन में क्या होता है, सीरीज में, पैरेलल में, ये सब इस तरह से लगाई जा सकती है। ओके, अब आपके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो कि अगर सीरीज में यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी है, जहाँ पावर ट्रेन सीरीज में है, तो उसका, अच्छा सीरीज का मतलब क्या है, आपने बचपन में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस जब हम देखते थे कि इस तरह से लगा हुआ है एक के बाद एक, तो वो होता था सीरीज में। पैरेलल इस तरह से होता था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज में लगा है तो इसका मतलब ये है, और पैरेलल में लगा है तो इसका मतलब ये है। अब पैरेलल में लगा है तो उसकी कुछ और एडवांटेज होंगे कि आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे बेस्ड होगा, आपका बेस्ट पावर सोर्स यूज होगा, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रिक मोटर और आईसीई यानी कि फ्यूल बेस्ड मोटर के बीच में स्विचिंग होती रहेगी। सीरीज में लगा है तो इसका मतलब ये कि आपका जो पूरा गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक मोटर पे ही चलेगा, लेकिन आईसीई जो है आपका, जो फ्यूल बेस्ड मोटर है, फ्यूल बेस्ड पावर सेक्टर है, वो आपकी बैटरी को रिचार्ज करेगा जो इलेक्ट्रिक बेसिस पे चलेगी। या फिर सीरीज पैरेलल है तो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा पावर को। कैसे स्प्लिट करेगा कि पावर जो है
आईसीई से आएगी और उसके बाद बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर भी चलेगी। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पे चलेगी, पूरी तरह से फ्यूल पे चलेगी, या कैसे कैसे ये स्विच करेगी एक दूसरे के बीच में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात हुई है, यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि जब आपकी गाड़ी रुकती है उस टाइम पे जो आपकी गाड़ी है वो आपकी एनर्जी को, आपकी पावर को रिकवर करे और उसको गलत अलग जगह पे यूज करे, ठीक है। तो आरबीएस है रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज होगी जहाँ पे बहुत एडवांटेजेस है, जैसे कि अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी बच जाती है। जैसे क्या होता है कि आप देखोगे, अगर आपने कभी कार ड्राइव की होगी तो आपको पता होगा कि कई सारी कार में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप टेक्निक होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके तो वो खुद ही पावर कट कर देती है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपकी पावर को बचाता है और उसको दूसरी जगह पे यूज करता है, ओके। तो ये आरबीएस जो है ये एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के लिए और एनर्जी वेस्ट को कम करने के लिए यहाँ पे काम आती है, एनर्जी ऑप्टिमाइज करने के लिए काम आती है। और ये जो एनर्जी रिकवर हुई है इसको कई तरीकों से आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो हाई वोल्टेज बैटरी को चार्ज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मोटर को यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। और एफिशिएंसी जो होती है ना, हाई इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप में कितनी पावर है रिकवर करने की एनर्जी को और उसको दूसरी जगह लगाने की, ओके। और यहाँ पे एक सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात हो रही है, जिसमें जो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो सेल्फ चार्जिंग के साथ आता है, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सेल्फ चार्ज करेगी। जैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है आपकी आईसीई इंजन में, उस इंजन से यहाँ पे पावर लेगी और आपकी जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उसको चार्ज करेगी और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर आपकी चलती रहेगी। और ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ये क्या करेगी, बार बार एनर्जी को रिकवर करेगी। अब देखो यहाँ पे जब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक रेलवेज में भी यूज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेलवेज में भी आपको पता है बहुत ब्रेक्स लगते हैं, बहुत सारे स्टेशन आते हैं, तो यहाँ पे भी काम आता है। और बहुत सारे टाइप के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये काम आएगा। अब टाइप देखोगे तो एक फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती है जिसमें एक बड़ी बैटरी होगी और एक बड़ा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होगा। और यहाँ पे दूसरा है माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आप जा सकते हो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पे ही, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोड पे आप लंबे समय तक जा सकते हो, लंबे डिस्टेंसेस तक। माइल्ड जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें क्या होगा कि आप कुछ ही टाइम तक इलेक्ट्रिक मोटर पे काम कर पाओगे, उसके बाद आपकी बैटरी स्विच हो जाएगी आईसीई पे, ओके। फुल जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी देती है, ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी देती है। और इसके साथ एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती है। इसमें क्या है कि व्हीकल आपकी हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड है, यानी कि दोनों पे बेस्ड है, पेट्रोल पे भी बेस्ड है और इलेक्ट्रिक पे भी बेस्ड है, लेकिन इसमें प्लग इन, यहाँ पे प्लग इन वाली फैसिलिटी आती है। जैसे आप नॉर्मल स्विच में इसको प्लग इन कर सकते हो और वहां से ये चार्ज हो जाएगी, ओके। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के। तो सबसे पहला एडवांटेज है फ्यूल इफिशिएंसी का। सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी होगी, क्यों? क्योंकि देखो जब भी बड़ी गाड़ी खरीदते हो आप तो हमेशा माइलेज चेक करते हो, फ्यूल इफिशिएंसी चेक करते हो। और यहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल्स आपको सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी दे रही हैं, सबसे ज्यादा पावर दे रही है, सबसे ज्यादा सबसे कम एमिशंस दे रही हैं, ठीक है। माइलेज आपका बढ़ा हुआ रहेगा और इसके साथ टॉर्क भी आपका बड़ा रहेगा, कम स्पीड में भी आपका टॉर्क ज्यादा रहेगा, पिकअप ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं हाइब्रिड के। सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। इसमें क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है इसीलिए आज की डेट में इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब क्या ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे इंडस्ट्री ट्रांजिशन में मदद करेगी? तो देखो बिल्कुल करेगी। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है हमारी पूरी की पूरी ट्रांजिशन के दौर में है, ओके। और अभी हमारा फोकस हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। इन व्हीकल से क्या होगा, फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस भी देखो अभी बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा, हम क्लाइमेट चेंज को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स है कि आप इससे ज्यादा एमिशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अभी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट ही कर रही हैं, ओके। अगर यहाँ पे फॉसिल फ्यूल कंजप्शन का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है, कार्बन एमिशन कम करना है, पॉल्यूशन कम करना है, तो उसमें ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा काम की हमारे लिए हो सकती हैं, ओके। और इससे हम यहाँ पे डिस्ट्रप्शन फ्री टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अल नाजहा 4 के बारे में। तो ये क्या है, इंडिया और ओमान की मिलिट्रीज की, इंडिया और ओमान की मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, जो कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। सिर्फ नाम याद रखना, अल नाजहा 4, ठीक है। अल नाजहा 4 ये किसकी है, आर्मी की एक्सरसाइज है बिटवीन ओमान एंड इंडिया। और ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट हमारी एक्सरसाइजेज है वो भी दिखा देती हूँ। जैसे संप्रीति है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है ना, आर्मी की। संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश की है। फिर मित्र शक्ति है इंडिया श्रीलंका की। मैत्री है इंडिया थाईलैंड की। वज्र प्रहार इंडिया यूएस। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस।
नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है गरुड़ शक्ति, इंडिया इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज जो है ये किसकी है, इंडिया और फ्रांस की है। देन आते हैं हमारा धर्मा गार्जियन, ये इंडिया जापान। सूर्य किरण, इंडिया नेपाल। हैंड इन हैंड, इंडिया चाइना। सिम्बेक्स जो है यहाँ देखो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, ठीक है। सिंगापुर इंडिया जो है ये इनकी बायलैटरल एक्सरसाइज है। शक्ति एक्सरसाइज देखा हमने, इंडिया फ्रांस की है। और इसके अलावा कॉर्पेट है, इंडिया थाईलैंड की। ये सारी आर्मी मिलिट्री बेस्ड एक्सरसाइज है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिया, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पीएम एंड प्रेसिडेंट्स फोटो इन गवर्नमेंट्स एड, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन। तो देखो बार बार ये एलिगेशन लगते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि बार बार आप प्राइम मिनिस्टर का फोटो छाप देते हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, ठीक है। जैसे किसी की भी डेथ एनिवर्सरी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोटो है, ये सब बहुत कंट्रोवर्सीज होती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या बोलती है, हाई कोर्ट क्या बोलता है, ये देखना जरूरी है। अब मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को अभी रिसेंटली बोला कि आपके जो स्टेट में 44th ओलंपियाड हो रहा है, चेस ओलंपियाड, इसमें इसकी एडवर्टाइजमेंट में प्राइम मिनिस्टर का फोटो शामिल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं नहीं, हम तो नहीं शामिल कर सकते। क्यों नहीं शामिल कर सकते? पहला तो हमने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल भेजा कि हम प्राइम मिनिस्टर का फोटो शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत देर लगा दी फोटो भेजने में, फोटो के लिए अप्रूव करने में, तो हमने तो सारे एड्स भेज दिए तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि ऐसा वैसा कुछ भी बहाने आप नहीं दोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 2015 की एक रूलिंग आई है, ठीक है। रूलिंग है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि गवर्नमेंट जो एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करता है इसको रेगुलेट हम करेंगे अंडर 2007 न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, ओके। और इसमें ये आर्ग्यू किया कि कोई भी आर्बिट्रेरी तरीके से इसको स्पेंड नहीं करेगा, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पब्लिक फंड पे होती है, इसीलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अगर हमको लोगों तक पहुंचाना है, एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। और अगर उसमें हम पब्लिक फंड लगा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस को, किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल को आप यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रिविलेज नहीं दोगे, सभी को इक्वली ट्रीट करोगे, क्योंकि मीडिया इज अल्टीमेटली द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ओके। इसके अलावा कमिटी ने क्या सजेस्ट किया, कमिटी बनाई गई थी एक, यहाँ पे 3 जज बेंच की कमिटी बनाई गई थी, 3 जज बेंच ने। इसमें ये कमिटी जो थी इसको हेड कर रहे थे माधव मेनन, ओके। इन्होंने 4-5 चीजें बोली 2014 में, 5 ब्रॉड प्रिंसिपल्स दिए कि जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होगी। जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे वो ऑब्जेक्टिव फेयर तरीके से होंगे, ऐसा नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगी किसी पार्टी के, ठीक है। कैंपेन्स जो होंगी वो जस्टिफाइड होंगी और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में की जाएंगी। और एडवर्टाइजमेंट जो भी होंगी उनको लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो कमेटी का सजेशन था उसको माना, और ये बोला कि जो भी एड्स लगानी है उसमें आप प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर का, और साथ में जो आपके गवर्नर हैं स्टेट के उनका फोटो आप लगा सकते हो, और किसी का नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे स्टेट शायद बोलते हुए कि भैया हमारे दूसरे मंत्रियों का भी फोटो हम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेट को मना कर दिया कि नहीं भाई, ये फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे तुम ये रोना गाना मत करो, ये तो नहीं होगा। फिर सेंट्रल वाले आए कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी यहाँ पे फोटो लगना चाहिए, तो इसको भी मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज की डेट में कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ओके, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के साथ सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका फोटो आप एड्स में देख सकते हो, गवर्नमेंट एड्स में। इसके अलावा आप और किसी का फोटो यहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने जो ये कहा है इसमें कंटेंट रेगुलेशन की बात है, और यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एलिगेशन लग रहे थे जुडिशरी के ऊपर कि भैया तुम क्यों पॉलिसी बना रहे हो, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है, तो आप कैसे हमारी हमारी जगह ले सकते हो, लेजिस्लेचर की जगह ले सकते हो और पॉलिसी बना सकते हो। तो जुडिशरी ने ये कहा है कि देखो, ये जो पब्लिकेशन है पीएम का, प्रेसिडेंट का, ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है। और इंपॉर्टेंट डिसीजन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिक की मनी से रिलेटेड है। तो मेरा काम है कि यहाँ पे गार्डियन हूँ मैं, ठीक है, गार्जियन हूँ पब्लिक की, यहाँ पे पब्लिक के राइट्स की, इसीलिए यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है, आई होप आपको समझ में आया हो। यही था हमारा पूरा आर्टिकल। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना। मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि चाइना का कौन सा स्पेस स्टेशन अभी आने वाला है, नाम क्या है उसका, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।